आपको मैंने ऐसी कई क्राइम स्टोरीज सुनाई हैं जहां बड़े लोग जब जब इन्वॉल्व रहे तब तब न सिर्फ केस को अपनी मनमर्जी से उन्होंने घुमाया बल्कि अपनी एक अलग कहानी गढ़ी। कुछ गवाहों को खरीदा तो कुछ को धमका दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बदली गईं और अपने फेवर में फैसला ले जाने के लिए हर हद को पार किया। कुछ मामलों में आरोपी को सजा भी मिली, जैसे जेसिका लाल हत्याकांड। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी रहे जहां सब कुछ साफ दिखा लेकिन तब भी आरोपी बच निकले। मॉडल जेसिका लाल की हत्या 1999 में हुई थी। इसी साल यानी 1999 में ही एक बड़ी जर्नलिस्ट शिवानी भटनागर की भी हत्या हुई थी। जेसिका और शिवानी की हत्या का सिर्फ साल ही एक नहीं था, बल्कि एक और चीज कॉमन थी। वो था आरोपियों का बड़े पद पर होना या बड़े पद के लोगों से उनका सीधा कनेक्शन होना। जेसिका की हत्या का दोषी मनु शर्मा एक बड़े नेता का बेटा था। वहीं शिवानी भटनागर हत्याकांड में एक बड़े आईपीएस अफसर आरके शर्मा का नाम सामने आया था। जेसिका की कहानी मैं आपको सुना चुकी हूँ। आज अब बारी है शिवानी भटनागर की। 23 जनवरी 1999 हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले बीएस भटनागर अपने एक रिश्तेदार राकेश भटनागर के घर के बाहर खड़े गेट खटखटा रहे थे। ये घर दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में था। काफी देर तक खटखटाने के बाद जब गेट नहीं खुला तो बीएस भटनागर डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलते हैं और घर के अंदर घुसते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर घुसे उन्होंने देखा कि घर का नजारा कुछ बदला सा था। अंदर देखा तो बेडरूम में शिवानी भटनागर की लाश पड़ी थी और शिवानी का 3 महीने का मासूम बच्चा रो रहा था। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। शिवानी के गले से एक तार सी लिपटी हुई थी और उसकी छाती पर कई बार चाकू से वार किया गया था। ये सब देखकर बीएस भटनागर हक्के बक्के से रह गए और उन्होंने तुरंत राकेश भटनागर को इसकी जानकारी दी। अगले आधे घंटे में शिवानी के पति राकेश घर पहुंच गए। पुलिस को भी इस मामले को लेकर बताया गया और तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंची। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपका यहाँ पे ये जान लेना बहुत जरूरी है कि शिवानी भटनागर है कौन। दरअसल शिवानी इंडियन एक्सप्रेस में काम करने वाली पॉलिटिकल बीट की एक बड़ी रिपोर्टर थी। पीएमओ से लेकर हर जगह जितनी भी राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें होती थीं, शिवानी सब पर नजर रखती थी और उन्हें रिपोर्ट करती थी। इसी के कारण शिवानी की कुछ बड़े लोगों से जान पहचान थी तो कुछ के साथ उठना बैठना था। वहीं शिवानी के पति भी उस वक्त एक और मीडिया फर्म में काम किया करते थे, यानी दोनों का ही मीडिया बैकग्राउंड था। तो कहानी पर वापस लौटते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और छानबीन शुरू होती है। किचन से पुलिस को एक चाकू मिलता है जिससे शिवानी पर वार हुआ था। पता चलता है कि शिवानी की मौत जिस समय हुई उसके आसपास एक और रिश्तेदार उनसे मिलने आया था जिसका नाम था राजीव भटनागर। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड के पास रखे रजिस्टर में हुई एंट्री से। गार्ड ने उस शख्स का हुलिया भी बताया। पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो किसी ने उस शख्स को नहीं देखा था। तो कुल मिलाकर पुलिस के पास सिर्फ एक नाम था और एक रफ स्केच था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि शिवानी और उनके पति राकेश के बीच कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों अक्सर लड़ाई किया करते थे। तो ऐसे में पुलिस का सबसे पहला शक अब पति पर गया। पुलिस ने कई राउंड पूछताछ की। राकेश को अक्सर स्टेशन बुलाया जाता था। हालांकि हर बार वो यही कहते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन कभी इस हद का नहीं हुआ कि बात जान लेने तक पर उतर आए। धीरे धीरे मीडिया में भी ये बात चलने लगी कि शिवानी भटनागर की हत्या के आरोपी उनके पति राकेश भटनागर ही हो सकते हैं, क्योंकि आए दिन उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता था। ऐसे में एक दिन पूछताछ के दौरान राकेश ने एक शख्स का नाम लिया जिसका नाम सुनकर पुलिस हक्की बक्की रह गई। दरअसल ये नाम था आईपीएस अफसर आरके शर्मा का, रविकांत शर्मा का। राकेश ने बताया कि आरके शर्मा और शिवानी के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर मिलते भी थे।
अब ये जो रविकांत थे ये उस वक्त एयर इंडिया में बहुत बड़े पद पर थे। राकेश ने यहाँ तक बताया कि शिवानी का जो ऑफिस का कंप्यूटर और उसका जो मेल आईडी था उसका पासवर्ड भी रविकांत ही था। पुलिस ने जानकारी क्रॉस चेक की तो सब कुछ सही पाया, लेकिन पुलिस के पास रविकांत शर्मा के पास जाकर पूछताछ करने का कोई अहम सबूत नहीं था। साल बीता, एक और साल निकल गया, लेकिन इस बीच पुलिस ने आरके शर्मा के फोन को रडार पर ले लिया। कुछ जरूरी चीजें निकल कर आईं। पुलिस ने कुल 4 ऐसे नंबर निकाले जिनसे आरके शर्मा ने 23 जनवरी 1999 को बात की थी, यानी जिस दिन शिवानी का कत्ल हुआ था। इनमें से एक नंबर और ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसकी लोकेशन उस दिन पटपड़गंज के आसपास ही थी, जबकि खुद आरके शर्मा इस दिन पुणे में थे। एक और जो नंबर था वो आरके शर्मा के किसी रिश्तेदार का था, जबकि बाकी के 2 बचे हुए नंबर जो थे वो नंबर किन्हीं क्रिमिनल्स के थे, यानी कि उन दोनों का जो बैकग्राउंड था वो अपराधी टाइप था। इन सब जानकारियों के बाद पुलिस को थोड़ा शक हुआ और आखिरकार 2002 में इस केस में पहला सस्पेक्ट अरेस्ट किया गया। नाम था श्री भगवान। पूछताछ के बाद ये शख्स लेता है एक और नाम जो था प्रदीप शर्मा का। अब पुलिस के हाथ इस मामले में दूसरा आरोपी लगता है। प्रदीप की गिरफ्तारी इस केस के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि प्रदीप शर्मा को न सिर्फ शिवानी के सोसाइटी के गार्ड ने पहचाना बल्कि रजिस्टर पर उसकी हैंडराइटिंग भी मैच हो गई। शिवानी के कमरे से कुछ जगहों पर जो फिंगरप्रिंट्स पुलिस को मिले थे वो फिंगरप्रिंट्स भी प्रदीप शर्मा से मैच हुए। तो एक तरह से शिवानी का कातिल अब पुलिस के पास था, जिसके साथ शिवानी उस दिन मौजूद थी। अब प्रदीप से पूछताछ में उसने कत्ल करना कबूला, लेकिन साथ ही कहा कि उसने ये सब कुछ किया है आरके शर्मा के कहने पर। तो आखिरकार केस में आरके शर्मा का नाम किसी मेन अभियुक्त ने, किसी मेन अक्यूज्ड ने ले ही लिया था। अब यहाँ प्रदीप शर्मा ने सच उगला तो उधर आरके शर्मा फरार हो गया। अब इस वक्त तक यानी 2002 तक आरके शर्मा हरियाणा का आईजी बन चुका था। हालांकि जैसे ही आरके शर्मा फरार हुआ वैसे ही उन्हें आईजी के पद से भी हटा दिया गया। कहानी में कुछ ही दिन में एक और नया ट्विस्ट आया। मधु शर्मा, आरके शर्मा की पत्नी। 15 अगस्त को मधु शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। कहती हैं कि उनके पति को इस मामले में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और शिवानी भटनागर को उनके पति ने नहीं बल्कि प्रमोद महाजन के कहने पर मरवाया गया है। आप में से कुछ लोग प्रमोद महाजन को जानते होंगे। जो लोग इस नाम से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें बता देती हूँ कि प्रमोद महाजन उस वक्त के बड़े नेता थे और सरकार में मंत्री भी थे। यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब मधु शर्मा ने एक और बड़ा दावा किया कि प्रमोद महाजन और शिवानी के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। शिवानी जब प्रमोद से शादी की जिद करने लगी तो उन्होंने किराए के गुंडों से शिवानी को मरवा दिया। अब ये एक बहुत बड़ा आरोप था। इतने बड़े नेता का नाम आना और वो भी मर्डर केस में। उस पूरा दिन टीवी और अखबारों में यही ड्रामा चलता रहा। प्रमोद महाजन ने सिरे से ये सभी आरोप खारिज कर दिए। उनकी पार्टी के कई नेता उनके बचाव में भी आए। अगले ही दिन यानी 16 अगस्त 2002 को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो दिल्ली पुलिस करती है। पुलिस कहती है कि प्रमोद महाजन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि इस केस में आरके शर्मा का ही हाथ है। इसी के साथ प्रमोद महाजन को 24 से 25 घंटे के अंदर अंदर पुलिस क्लीन चिट भी दे देती है। अब आरके शर्मा फरार हैं। इस बीच सत्य प्रकाश और फिर वेद शर्मा नाम के 2 और लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। अब इन सभी से पूछताछ होती है। बताया जाता है कि दिल्ली के आलीशान अशोका होटल में कत्ल की साजिश रची गई थी। आरके शर्मा ने खुद ये मीटिंग ली थी। पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि 23 जनवरी को ये चारों यानी सत्य प्रकाश, वेद शर्मा, प्रदीप शर्मा और श्री भगवान ये चारों गाड़ी से पटपड़गंज गए। प्रदीप शर्मा गाड़ी से निकलकर गार्ड से मिला और उसे कहा कि वो शिवानी का रिश्तेदार है। टेलीकॉम से गार्ड ने बात करवाई तो प्रदीप ने कहा कि उसे आरके शर्मा ने भेजा है। शिवानी ने गार्ड से उसे भेजने को कह दिया।
इसके बाद प्रदीप फ्लैट में गया और अपना काम करके वापस गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद आरके शर्मा को प्रदीप ने फोन किया कि काम हो चुका है, और यही कॉल इस केस से आरके शर्मा को जोड़ने के लिए पुलिस ने यूज की थी। अब इन चारों ने सब कुछ कबूल लिया था। प्रदीप शर्मा ने कत्ल किया है, ये बात भी पुलिस के सामने थी, लेकिन आरके शर्मा फरार था। तो इस पूरे ड्रामे के करीब 1 महीने बाद आरके शर्मा कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें वहां से पूछताछ के लिए दिल्ली लाती है, लेकिन हर एक बार पूछताछ के दौरान आरके शर्मा एक ही बात कहते हैं कि उनका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि यहाँ से एक कहानी निकल कर आती है। दरअसल रिपोर्टिंग के सिलसिले में ही शिवानी भटनागर और आरके शर्मा की मुलाकात हुई थी। साल था 1997। आरके शर्मा उस टाइम पीएमओ में काम किया करते थे, काफी बड़े पद पर थे। ये मुलाकातें बढ़ती गईं और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन मुलाकातों के दौरान ही आरके शर्मा ने कई कॉन्फिडेंशियल पेपर्स शिवानी को दिखाए थे, कुछ सीक्रेट्स शिवानी से शेयर किए थे। कहा जाता है कि कुछ एक बातें तो ऐसी थीं कि अगर वो अखबारों में छप जाती, वो मीडिया में आ जाती तो हल्ला हो जाता। तो खैर, दोनों की ये मुलाकातें बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल गई और इसकी भनक शिवानी के पति राकेश भटनागर को भी लग गई, जिसके कारण अब दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे। बताया जाता है कि इसी बीच शिवानी अब आरके शर्मा से शादी करने की चाहत रखने लगी, लेकिन आरके शर्मा मैरिड थे और उनकी एक बेटी थी, परिवार था, तो इसलिए उन्होंने शिवानी को साफ मना कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शिवानी अब आरके शर्मा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। वो नहीं सह पाई कि इतनी आसानी से आरके शर्मा ने उससे शादी करने से भला कैसे मना कर दिया। तो शिवानी के पास सिर्फ रिश्ते का खुलासा करना ही नहीं, बल्कि ऐसे कई पेपर्स थे, ऐसी कई जानकारियां थी जिनके जरिए वो आरके शर्मा को ब्लैकमेल करने लगी थी। ये जानकारियां सामने आ जाती तो हो सकता है कि आरके शर्मा की नौकरी तक जा सकती थी। तो एक एंगल ये सामने आया कि हो सकता है कि इसीलिए आरके शर्मा ने किराए के गुंडों से बातचीत कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब मामला कोर्ट पहुंचा। दिल्ली की लोअर कोर्ट ने आरके शर्मा और बाकी चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इंसाफ हो चुका था, लेकिन इसके बाद इंसाफ थोड़ा पीछे हटा। ये सभी लोग हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को छोड़कर बाकी सभी लोगों को बरी कर दिया। प्रदीप शर्मा के खिलाफ हर तरह के सबूत थे, क्योंकि उसके खिलाफ गवाह थे, फिंगरप्रिंट्स था, सब कुछ मौजूद था। लेकिन हाई कोर्ट के जज ने कहा कि बाकी लोगों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है और हत्या का मोटिव भी साफ नहीं होता है। तो आरके शर्मा और बाकी सभी 3 लोग आजाद हो गए। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल जो था, उसका जवाब कभी मिला ही नहीं कि हत्या का मोटिव तो आज भी साफ नहीं है। प्रदीप शर्मा और शिवानी भटनागर ना तो एक दूसरे को जानते थे, ना उनकी दोस्ती थी, ना दुश्मनी थी, ना प्यार मोहब्बत, दोनों के बीच कुछ भी था। तो भला क्यों प्रदीप शर्मा शिवानी को मारेगा? और किसी के कहने पर अगर प्रदीप शर्मा ने शिवानी का कत्ल भी किया था तो आखिर वो शख्स कौन था? किसी ने क्यों शिवानी को मरवाना चाहा होगा? और आखिर वो जो कॉल डिटेल निकली थी, जो आरके शर्मा और प्रदीप शर्मा के बीच हुई थी, उस कॉल का आखिर क्या तुक था? वो कॉल आखिर क्यों की गई थी? ये वही सवाल रहे जिनके जवाब आज तक न शिवानी के परिवार को मिले और ना ही हम सभी को, यानी कि जनता को। प्रदीप शर्मा आज शिवानी भटनागर के हत्या के मामले में जेल में बंद है, तो बाकी सभी आज आजाद हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे केस को लेकर, शिवानी भटनागर हत्याकांड को लेकर? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।